डॉक्टर संजय जायसवाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे शिक्षा मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों के समर्थन में बोलने का मौका दिया है। अभी मैं अपने यूपीए के मित्र को सुन रहा था, उन्होंने अंग्रेजी तो बहुत अच्छी बोली, पर वह विषय पर भी अच्छा बोलते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। वह स्वयं मंत्री रहे हैं, उन्होंने एक बार भी यह नहीं बताया कि यूपीए के समय कितने पैसे दिए गए और आज कितने पैसे दिए जाते हैं। वो हर बात में तुलना कर रहे थे कि 19 में कितने पैसे दिए गए थे, अभी क्या है, 16 में अरुण जेटली जी ने क्या किया था, वो क्या कर रहे हैं। दूसरी बात कि उन्होंने हमें एक चैलेंज किया कि आप 100 के बदले 10 सैनिक स्कूल खुलवा के दिखा दीजिए। माननीय शशि थरूर जी, मैं उनको कहना चाहूँगा कि कृपया कर एक बार बजट को ध्यान से पढ़ें। जो हमारे सैनिक स्कूल हैं उनको खोलने का काम माननीय शिक्षा मंत्री का नहीं होता है, यह रक्षा मंत्रालय का होता है। और आप किस ज्ञान से यह बात समझा रहे हैं शिक्षा मंत्रालय को कि डिफेंस मिनिस्ट्री के बदले हाउ दिस एजुकेशन मिनिस्टर कैन ओपन ए सैनिक स्कूल। दिस वर्क इज फ्रॉम डिफेंस मिनिस्ट्री, नॉट फ्रॉम एजुकेशन मिनिस्ट्री। तो मैं कहूँगा कि अगर आप अंग्रेजी के साथ कुछ ये सब ज्ञान भी हमें देते तो हमें बहुत अच्छा लगता, क्योंकि आपके अंग्रेजी और ज्ञान दोनों के हम लोग कायल रहे हैं। उस पे नाम बदल के सैनिक स्कूल बनने से नहीं, ये सैनिक स्कूल डिफेंस मिनिस्ट्री का, एंड यू आर आस्किंग विथ हिम हाउ टू एनरिच द सैनिक स्कूल भाई। एनीवे, अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, 12 मार्च को आज़ादी के 75वें वर्ष की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक दांडी मार्च के फ्लैग दिखा के किया, और ये आज़ादी का 75वां वर्ष देश के लिए बहुत ही प्रमुख स्थान रखता है। हम 15 अगस्त 2022 को नए संसद भवन में मिलने जा रहे हैं, और एक लक्ष्य रखा गया है कि 2047 जब आज़ादी के 100वें वर्ष होंगे तब भारत किस प्रकार से जो हमारा एक विश्व गुरु बनने का ख्वाब है, जो विश्व गुरु, उसकी हकीकत में हम कैसे कर सकते हैं। और यह जो शिक्षा का बजट दिया है, यह जो नई शिक्षा नीति आई है, यह उसी 2047 के विश्व गुरु बनाने के तरफ एक बहुत ही बड़ा कदम है। हम सबों ने जो विगत 6 वर्षों में काम किया है, वह आज़ादी के 67 वर्ष में भी कांग्रेस और यूपीए की सरकार नहीं कर पाई थी। आज तक वो कभी उन्होंने यह नहीं बताया कि उन्होंने कितने गरीबों को बिजली दिया, कितने गरीबों को एम्पावरमेंट किया, कितने गरीबों के घर बनाए, कितने गरीबों को शौचालय दिया। आज शिक्षा पॉलिसी पर आप पूछ रहे हैं, आपने जो शिक्षा पुरानी चली आ रही थी उसमें क्या परिवर्तन करने का काम किया। एकमात्र अगर आपने परिवर्तन 1986 में करने का काम किया तो जो हमारी अपनी संस्कृत की भाषा थी, जो हमारे हिंदी के विद्वान थे, हम प्रेमचंद को, रामधारी सिंह दिनकर को जिनको पढ़ते थे, उनको कहीं ना कहीं पीछे छोड़ने का आप लोगों ने काम किया है। भारत अगर विश्व गुरु बनना है तो भारत के अपने साहित्य से, भारत के अपने ज्ञान से, भारत के अपने लेखकों और कवियों के ज्ञान से, अपनी भाषा से ही आगे बढ़ सकता है। और इस पूरे के लिए जो प्रयास माननीय शिक्षा मंत्री ने किया है, उसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देता हूँ। हमारे यूपीए के मित्र नहीं है, वह बताने में भूल गए कि हमने वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस के लिए 176% इस बजट में बढ़ाया है। हमने जिस रूसा के लिए बात कर रहे थे, वह हमने 53% बढ़ाया है, और विगत 5 वर्षों में हमने 10 गुना किया है। वो अपने समय वो बोले रूसा उनके समय शुरू हुआ था, ये तो बताया नहीं कि उनके समय कितना आवंटन था और आज हम कितना कर रहे हैं। अगर वह भी ज्ञान वो हमें देते तो बहुत ही अच्छा रहता। उसी तरह वो डिजिटल ई लर्निंग, इस बार हमने 20% उसका बजट बढ़ाया। 20% हम वही कह रहे हैं कि हर क्षेत्र में हमने पैसे ज़्यादा दिए हैं और यहाँ पर उल्टा कहा जा रहा है। उसी तरह से केंद्र सरकार के विभिन्न शोध संस्थाओं के लिए और कॉलेजों के बीच में जो एक अम्ब्रेला बॉडी बनाने का निर्णय हुआ है, ग्लू ग्रांट दे करके, ये सारे फंड भारत की शिक्षा नीति को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए हैं। इस बजट में सर्वाधिक ध्यान अगर दिया गया है तो हमारे करोड़ों युवाओं को अनुशासन, जिज्ञासा, रचनात्मकता और उनके विकास के प्रति समर्पित यह पूरा का पूरा बजट है। अब शोध एवं अनुसंधान संस्थानों का सारा आवंटन शिक्षा बजट से न होकर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा होगा।
यह एक इतना बड़ा डिसीजन है जो कि भारत में रिसर्च के लिए पेटेंट को आगे बढ़ाने का काम करेगा। यह पहली बार है कि 2019-20 में जिसकी बात कर रहे थे, हम 1 से 10 में पेटेंट के रजिस्ट्रेशन में आ पाए। कभी भी भारत पेटेंट में सबसे पीछे हो जाया करता था। अब हम उस पर आगे बढ़ने का काम करना हम शुरू कर दिए हैं और इस वर्ष भी 10,000 करोड़ का अलॉटमेंट यह बताता है कि भारत सरकार अपने अनुसंधान के प्रति, अपने रिसर्च के प्रति कितनी सिंसियर है। मैं माननीय शिक्षा मंत्री को बधाई दूंगा कि नई शिक्षा नीति में जो उन्होंने 5+3+3+4 की जो योजना बनाई है वह बहुत ही दूरगामी और बहुत ही अच्छे परिणाम देने वाली है। पहले राइट टू एजुकेशन 6 से 14 वर्षों का होता था, अब यह 3 से 18 वर्षों का हो गया है और यह एक बहुत बड़ा चेंज है। मैं एक प्रोफेशनली डॉक्टर हूँ और हम लोग अच्छे से इस बात को जानते हैं कि किसी भी मानव के पहले 6 साल तक 85% कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है और उस 6 वर्षों के बाद अगर आप प्राथमिक शिक्षा शुरू कीजिएगा तो वो एक आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप लूज कर जाते हैं। यह पूरे मेडिकल साइंस में पेट स्कैन के माध्यम से सब जगह से यह प्रूफ किया जा चुका है। इसलिए मैं माननीय शिक्षा मंत्री को बधाई देता हूं कि इस नई शिक्षा नीति में जो उन्होंने 3 वर्ष से ही बच्चों की शिक्षा शुरू की है और वह पूरी की पूरी शिक्षा नॉन फॉर्मल ढंग से अपनी मातृभाषा में करनी होगी करेंगे और यही बच्चे को आगे भविष्य के लिए सक्सेसफुल करेगा, क्योंकि अपनी मातृभाषा में अगर नॉन फॉर्मल ज्ञान मिलता है तभी वो बच्चा ज़्यादा सीख सकता है। वो घर पे जाएगा, घर पे सीखेगा कि चिड़िया उड़ रही है और स्कूल में जाके बर्ड इज़ फ्लाइंग, तो बेचारे को ना बर्ड समझ में आ रहा है ना फ्लाइंग समझ में आ रहा है, लेकिन प्री स्कूल्स में रटाया जा रहा। तो वो उसकी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो क्षमता है वह कहीं ना कहीं पूरी की पूरी रुक जाती है। इसलिए जिस मातृभाषा में बच्चे घर में बात करते हैं उसी मातृभाषा में फॉर्मल एजुकेशन कराना बच्चे के डेवलपमेंटल माइलस्टोन के लिए बहुत बड़ा कदम है और इसके लिए मैं माननीय शिक्षा मंत्री को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उसी तरह से स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग का भी वास होता है और जिस पोषण अभियान जो भारत सरकार ने शुरू किया है और उसके तहत जो अच्छे कार्य कर रहे हैं, बच्चों को खाना देने की बात हो रही है और इतना ही नहीं, अब तो हम आगे बढ़ के मिड डे मील के बाद ब्रेकफास्ट की भी बात करने लगे हैं। तो यह सब बताता है कि क्योंकि जब बच्चा हेल्दी नहीं रहेगा तो हम बहुत सारे डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स मिस कर जाते हैं। इसलिए भी मैं भारत सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को इस चीज़ के लिए बधाई दूंगा कि शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य सभी को एक साथ एक समग्र रूप में सोचने का जो कार्य किया है। पहले ये सब अलग अलग साइलोस में होता था, ये सबों को एक साथ ध्यान देना एक बहुत ही बड़ा कदम है। अभी बात कर रहे थे कि बहुत सारी दिक्कतें हुई हैं, एडमिशन कम हुआ है। माननीय भूल गए कि 2020-21 में आरटी के अंतर्गत 43,72,00,000 बच्चों का नामांकन हुआ है। यह उनके समय में 18 लाख भी नहीं था। तो ये जो नई शिक्षा नीति पर जो इस भारत सरकार ने ध्यान दिया है यह उसी का नतीजा है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने तो शिक्षा को बदहाल करने का काम किसी ने किया तो यूपीए सरकार ने किया। 2009 में अचानक एक नियम आ गया, नो डिटेंशन पॉलिसी, हम किसी बच्चे को फेल नहीं होने देंगे। बच्चा पढ़े लिखे नहीं, कोई जाने नहीं जाने कोई मतलब नहीं है, हम उसको बस फेल नहीं करेंगे कि हम कहने को दिखा सकें कि बच्चा 8वां पास कर गया, 10वां पास कर गया। यह एक, और यह हुआ क्यों था वो और उससे मजेदार बात है, एक प्रोग्राम ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स असेसमेंट हुआ था 2009 में और उसमें 73 देशों के बीच में, वो OECD कंट्रीज़ के बीच में हुआ था। उसमें भारत का पोजीशन 73 में 72वां था 2009 में। तो यूपीए सरकार के लिए सबसे अच्छा सोल्यूशन था कि ये परीक्षा ही बंद कर दो, ना परीक्षा होगी ना हमारे हकीकत के बारे में पता चलेगा। जो सच जानने से, सच से भाग करके ने का ही काम हमेशा हमारे यूपीए सरकार ने किया है। उन्होंने जरा सा भी इस बात को नहीं सोचा कि अगर वर्ल्ड के टॉप मल्टीनेशनल कंपनीज में देखिए तो हर जगह इंडियन स्टूडेंट्स अपना टॉप पोस्ट लिए हुए हैं। वर्ल्ड के किसी हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ का सबसे सर्जन जनरल अमेरिका का इंडियन है। तो ये सब होने के बावजूद क्यों हम 73 में 72वां पोजीशन लाए, इसकी कोई चिंता नहीं किया गया। और उसका सबसे बड़ा कारण था कि हम
एक एजुकेशन को रटने का माध्यम, परीक्षा का माध्यम बना के रखे थे। हमने कभी यह चिंता नहीं किया कि बच्चे को कहें कि तुम सोचो कि इसका सोल्यूशन क्या होगा, और इसीलिए हम लोग पिज़्ज़ा में इतना खराब परफॉर्म किए। लेकिन अपनी कमी, अपनी गलती सीख करके आगे बढ़ने के बजाय सीधा कर दिया गया कि हम एग्ज़ाम ही नहीं लेंगे। मैं माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि 2021 में पिज़्ज़ा में इस बार भारत पार्टिसिपेट भी कर रहा है, और जो ये नई शिक्षा नीति बनी है वह बच्चों के लिए एक ब्रेन टीजर के रूप में प्री प्राइमरी लेवल से काम करेगा, और यह एक बच्चों को आगे बढ़ाने में बहुत ही बढ़िया कदम होगा। उसी तरह से इस नई शिक्षा नीति में जो साप्ताहिक असेसमेंट है, और इतना ही नहीं, जो शिक्षकों का भी असेसमेंट करना, शिक्षकों को ट्रेनिंग देना, शिक्षकों को ई लर्निंग के माध्यम से ट्रेनिंग देना, यह सब इतना बड़ा कदम है कि इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को और शिक्षा मंत्री को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज भारत जो है इंडिया का पहला देश है जहाँ QR कोडित पुस्तकें, किताबें मिल रही हैं हम लोगों को, विशिष्ट ई सामग्री मिल रही है। जिस ई लर्निंग की बात कर रहे थे वो सब हम लोगों के यहाँ इतने बड़े रूप में, और आपदा को अवसर बनाने का जो हमेशा प्रधानमंत्री जी का सिद्धांत रहा है। अचानक जो बच्चे, मैं तो बिहार से हूँ, खास करके हमारे यहाँ कोटा जाने का, उधर जाने का इतना सिस्टम था, ये ई लर्निंग के इतने सारे मटीरियल्स माननीय शिक्षा मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के प्रयास से मिल सके हैं बच्चों को, कि वह बच्चों के लिए एक बहुत बढ़िया चीज़ हो गई है। अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इतना ही नहीं, जो 15th फाइनेंस कमीशन का निर्णय है कि जो 3 राज्य सरकारें सबसे अच्छा शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगी, वह उनको 4800 करोड़ रुपए मिलेंगे। यह एक प्रोत्साहन देने का बहुत ही अच्छा फैसला है। और इसके साथ ही जो 3 राज्य सरकारें नीचे के पायदान से सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देंगी, उनको भी इस योजना में जो शामिल किया गया है, उसके लिए भी मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी को और वित्त मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। NCERT में जो बस्ते का वज़न कम करना है, उसको लिए तो अच्छा फैसला है ही, पर मैं देख रहा हूँ कि शिक्षा मंत्री जी, एक जो पहले एक फैशन था विदेशियों को महिमा मंडित करने का, उसके खिलाफ और उससे भारतीयों को भारतीयता के बारे में ज़्यादा बताना और उसको आगे बढ़ाने का काम जो शिक्षा मंत्री कर रहे हैं, वह बताता है कि इन्होंने जीवन में जो 100 पुस्तकें लिखी हैं, उसका ही नतीजा है, 100 से ज़्यादा पुस्तकें लिखी, उसका ही नतीजा है कि यह शिक्षा की सोच है। हमारे बच्चे से पूछा जाए बैटल ऑफ सरायगढ़ क्या है, कोई नहीं बता पाएगा। क्या वो नहीं बता पाएगा कि असमियों ने किस तरह से आदिवासियों ने मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ा, लेकिन मुगल किस मोहल्ले में क्या किया, यह पूरा के पूरा इतिहास है। जो हमारे यहाँ विदेशी आक्रांता थे, उनके बारे में इतिहास पढ़ाया जाता है, पर उनके खिलाफ जो हिंदुस्तानियों ने उनके खिलाफ जो लड़ाई किया, उसके बारे में कहीं ना कहीं हम पीछे छूट जाते हैं। और इसका कारण एकमात्र है कि हमारे पुरानी सरकार ने यह मान लिया कि मैकाले की जो शिक्षा वो वही शिक्षा उचित है। उस समय तो यह फैशन था यह बताना, क्योंकि उनको अपनी शर्मिंदगी छुपानी थी कि हम देश पर राज कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने मुगलों को महिमा मंडित किया। और कहीं ना कहीं उसी जाल में हमारे अपने भी किताब लिखने वाले और इतिहासकार फंस गए। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि वह भारतीयों के संघर्ष का, भारतीयों के प्रति जो इस देश में भारतीयों का योगदान रहा है, उसको उन्होंने काम किया। मैं आज किसी बच्चे से पूछिए कि कालिदास कौन था, तो 90% तो जानेंगे ही नहीं, कि कभी नाम ही नहीं सुने कालिदास कौन था। जो जानेंगे तो वो बहुत शान से बोलेंगे, ही वॉज शेक्सपियर ऑफ ईस्ट। अब आप बताइए सभापति महोदय, जिस जमाने में कालिदास ने सैकड़ों रचनाएं की, उस जमाने में अंग्रेज खानाबदोश का जीवन जीते थे, और आज कालिदास को बोला जाता है शेक्सपियर ऑफ ईस्ट। तो इस तरह की जो पूरी की पूरी गलत शिक्षा नीति थी, उसको सुधारने का काम जो NEP के माध्यम से किया जा रहा है, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा। और मैं मंत्री से अनुरोध भी करूंगा कि हमारे हिंदी के साहित्य हमारे को जितना ज़्यादा हो सके बच्चों को छोटे स्तर से ही, नीचे के क्लास से ही यह सब उनको बताया जाए। हमारे अपने कवियों के बारे में, अपने लेखकों के बारे में, अपने इतिहास के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा समय दिया जाए। उसी तरह से इसमें जो हायर एजुकेशन कमीशन के लिए एक जो इन्होंने प्रावधान किया है, उसके लिए भी मैं बहुत बधाई देता हूँ। इसकी पूरी बजटिंग की भी व्यवस्था की गई है।
और ये जो लाइट बट टाइट करने का निर्णय है यह बहुत अच्छा है। कोई भी नया इंस्टीट्यूशन खोलना चाहता है, अगर वो 8 फैकल्टी खोलना चाह रहा है तो 8 फैकल्टी के लोग आएंगे, 8 बार इंस्पेक्शन होगा एक ही कॉलेज का, तब जाके उस कॉलेज को उस फैकल्टी में परमिशन मिलेगी। मैं शिक्षा मंत्री जी को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने जो यह निर्णय किया है कि वह एक अम्ब्रेला बॉडी बना करके, और अगर एक यूनिवर्सिटी एक कॉलेज उसमें जितने भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं एक्सेप्ट लॉ और मेडिकल, सभी डिपार्टमेंट्स का असेसमेंट साथ होगा, एक साथ 4 फेजेज में वो सबका होगा, तो ये एक बहुत ही अच्छा एक निर्णय है। उसी तरह से जो मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट का जो निर्णय किया उसके लिए भी मैं बधाई दूंगा। यह एक आगे के लिए बहुत दूरगामी कदम होगी। अब एक छोटा सा उदाहरण मैं लेना चाहूँगा एप्पल के स्टीव जॉब्स का। वो इंजीनियरिंग के साथ कैलीग्राफी भी सीखते थे। आज भी बोला जाता है कि एप्पल की जो कैलीग्राफी है वो गूगल उसका कहीं आसपास भी मुकाबला नहीं कर सकता। तो ये जो एडिशनल नॉलेजेस है, अगर इंजीनियर है तो उसको भी कोई एडिशनल नॉलेज का, अगर उसको कैलीग्राफी का उसमें था, वो जाके सीखता था, इसलिए उसने इतना बढ़िया चीज़ वो एप्पल को दे सका। तो ये सभी लोगों को डिफरेंट फील्ड्स में जाने का मौका देने का भी इसमें जो प्रावधान है उसके लिए भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। उसी तरह से 4th ईयर रिसर्च बेस होगा ग्रेजुएशन का, यह भी एक बहुत ही बढ़िया निर्णय है। केवल पढ़ाई, केवल लिखन से यह देश आगे नहीं बढ़ सकता है। हमें इस बात की चिंता करनी पड़ेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिसर्च के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा एमफिल के लिए भी जो बात कर रहे थे अभी माननीय जी, उसका भी 1 साल अब रिसर्च पे जाएगा। तो ये बहुत बढ़िया निर्णय है। इसी से देश हम जहाँ पहुँचाना चाहते हैं 2047 में वहाँ पहुँच पाएगा। इसके लिए भी मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उसी तरह से पहले 960 स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा होती थी, अब 10,859 स्कूलों में हो रही है। सभी स्कूलों में खेल के लिए बजट का प्रावधान दिया जा रहा है, लाइब्रेरी के लिए प्रावधान दिया जा रहा है। हमारे 4,315 करोड़ रुपए दिए गए हैं 158 केंद्रीय शिक्षण संस्थाओं के लिए, जिसमें कि 2,14,766 आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए अपॉर्चुनिटीज़ का सृजन किया गया है। ये सब बजट के बहुत ही अच्छे प्रावधान हैं। SC ST छात्रों के लिए भी पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप 38,500 से बढ़ाकर 47,000 प्रतिमाह कर दी गई है। हमारे नेशनल मिशन ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग एंड टेक्नोलॉजी में 8,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। यह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये चीज़ें ही भारत का भविष्य को तय करेंगी। इसमें जिस तरह से उन्होंने अच्छे काम किए हैं, 20 मेरू विश्वविद्यालय हेतु भी 1,000 करोड़ का आवंटन किया गया है। ये सब बहुत ही दूरगामी फैसले हैं और जो देश माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी इस देश को देखना चाहते हैं, वहाँ पर पहुँचाने में यह बहुत ही बड़ा कदम है। इसके लिए मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसके साथ मैं कुछ सुझाव भी देना चाहूँगा। माननीय शिक्षा मंत्री जी, हमारे यहाँ जो कस्तूरबा गांधी ने पहला विद्यालय खोला था वह मेरे यहाँ बेसिक स्कूल के रूप में वृंदावन में खोला था। आज उसकी व्यवस्था जीर्ण शीर्ण है। समझ में नहीं आता है कि मैं कला संस्कृति में जाऊँ, गांधी शांति प्रतिष्ठान के द्वारा वह रन होता है। तो मैं कहूँगा कि जब आज़ादी के 75वें साल में दांडी मार्च को इतना प्रोमिनेंस दिया गया है, तो 1938-39 में महात्मा गांधी जहाँ रहे थे, जहाँ कस्तूरबा गांधी जी ने पहला बेसिक स्कूल खोला था, जहाँ 127 विद्यालय महात्मा गांधी के कहने से उन बेसिक स्कूल्स को खोला गया है। उन स्कूलों में हम लोग 5 साल से स्ट्रगल करके टीचर्स तो ले आए हैं, लेकिन जो पहला विद्यालय था उसकी आज भी व्यवस्था अच्छी नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आज़ादी का 75वां वर्ष जब 2022 में पूरा हो तो इस विद्यालय को शिक्षा मंत्रालय टेकअप करे और कस्तूरबा गांधी ने पहला बालिका विद्यालय जिसको खोला था, जहाँ पे पहली बार यह हुआ था कि बच्चे एजुकेशन के साथ स्किल ट्रेनिंग लेंगे। और यही बात आज से फिर 80 साल बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने लागू की कि स्कूल में बच्चों को एजुकेशन के साथ स्किल ट्रेनिंग मिले। तो महात्मा गांधी की उस धरोहर को एजुकेशन के लिए ज़रूर आप विचार करेंगे और बेसिक स्कूल्स के लिए आप अलग से व्यवस्था भी देंगे और कस्तूरबा गांधी के पहले बालिका विद्यालय के लिए भी आप कुछ अलग से करेंगे, इसकी मेरी आपसे अपेक्षा है। दूसरी अपेक्षा है कि आपने जब इतनी अच्छी एजुकेशन पॉलिसी बनाई है तो हमें कोचिंग इंस्टीट्यूशंस का कुछ करना ही होगा। जब हम छात्र थे तो हमसे बोला जाता था जब आप 12th पास कर लिए तो कोचिंग करो, मेडिकल और इंजीनियरिंग में एंट्रेंस करना।
उसके बाद हम लोग देखने लगे कि 11th-12th पढ़ो और कोचिंग करो। फिर कुछ दिनों पहले देखने लगे 9th, 10th, 11th, 12th साथ करो और कोचिंग में पढ़ाई करो, तभी तुम मेडिकल या जेईई में जा सकते हो। अब मैं देख रहा हूं कि क्लास 6 से कहा जा रहा है कि इफ यू वांट टू गेट योर सन और डॉटर टू बी इन मेडिकल और इंजीनियरिंग देन यू स्टार्ट लर्निंग हिम एट एन अर्ली स्टेज। अब कुछ दिन में तो ऐसा हो जाएगा कि कोचिंग सेंटर मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए क्या क्लास 1 से शुरू होंगे। इस बात पर सोचने की आवश्यकता है। जब आप इतना अच्छा ई लर्निंग कर रहे हैं, जब आप इतने अच्छे से पूरी की पूरी शिक्षा नीति लाए हैं, तो 10वां से पहले कोई भी मेडिकल इंजीनियरिंग शब्द का भी प्रयोग किसी कोचिंग संस्थान में नहीं हो। यह भी देखना इस देश के भविष्य के लिए जरूरी है। बच्चे अगर 12 घंटा 16 घंटा कोचिंग और स्कूल में रहेंगे तो उनका डेवलपमेंट क्या होगा, वो किस तरह से नई सोच पर कर पाएंगे। इसलिए मैं शिक्षा मंत्री जी का इसी पर ध्यान आकृष्ट करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। माननीय सभापति जी ने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।